Welcome ji to this second lecture on Introduction to Business. इस पर्टिकुलर लेक्चर के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर वन, हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये देखेंगे कि क्या की रिसोर्सेज चाहिए होते हैं किसी भी बिजनेस को पॉसिबल बनाने के लिए, या दूसरे अल्फाज में वो कौन से वाइटल रिसोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो गुड्स सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमारे पास होने चाहिए एक बिजनेस में. नंबर टू, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्या वो की स्टेक होल्डर्स हैं जो एक बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या दूसरे अल्फाज में एक बिजनेस की क्या की स्टेक होल्डर्स होता है. ये जानकारी इस पर्टिकुलर लेसन में हम हासिल करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, की रिसोर्सेज. चार इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो किसी भी बिजनेस को पॉसिबल बनाने के लिए या प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए चाहिए, जिसे आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं. वो है नंबर वन नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर टू ह्यूमन रिसोर्सेज, नंबर थ्री कैपिटल, और नंबर फोर एंटरप्रेन्योरशिप. सो नंबर वन, नेचुरल रिसोर्स यानी कि कुदरती रिसोर्स हर एक बिजनेस को नेचुरली चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बिजनेस की बात करें, उसे बहुत सारा लैंड चाहिए जिस पर वो फार्मिंग कर सकें, कल्टीवेशन कर सकें. उन्हें नेचुरल रिसोर्स मल्टीपल और भी चाहिए होते हैं, जैसे कि पानी है, सनलाइट है. ये वो तमाम रिसोर्सेज हैं जो कि अल्टीमेटली जो फाइनल क्रॉप या प्रोडक्शन उन्होंने प्लान की हुई है उसको पॉसिबल बनाने के लिए इनको चाहिए होते हैं. इसके बरक्स अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात कर लें, किसी एक फैक्ट्री की बात कर लें, तो उन्हें भी डेफिनेटली लैंड एज अ नेचुरल रिसोर्स चाहिए अपना कारोबार चलाने के लिए या पॉसिबल बनाने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है लैंड होगा तो उस पर वो सेटअप या प्रोडक्शन फैसिलिटी या फैक्ट्री सेटअप कर सकेंगे जो कि उन्हें करनी है. इसी तरह बिजनेस ऑपरेशन को फ्यूल करने के लिए बहुत सारी उन्हें एनर्जी की फॉर्म्स चाहिए. उन्हें मे बी बहुत सारा नेचुरल गैस या बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि उनके ऑपरेशंस या मशीन बेस्ड ऑपरेशंस को चलाने के लिए ज़रूरी हैं. ये नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्ट्स हैं. इसी तरह मे बी उनको कुछ ऑपरेशंस के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, या मे बी उन्हें पानी या वाटर रिसोर्स चाहिए. ये भी जारी बात है, एक नेचुरल रिसोर्स की फॉर्म है. तो इन शॉर्ट, ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास चंद एक बड़े इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए. नंबर टू, आपको बहुत सारा ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम HR भी कहते हैं, आपका वो स्किल है, वो सलाहियत है जो कि जारी बात है आप वर्कर्स से हासिल करते हैं, और उन वर्कर्स को आपको हायर करना होता है. ये वर्कर्स आपको ये सलाहियतें दो फॉर्म्स में प्रोवाइड करते हैं. आपकी एक वर्कफोर्स ऐसी होगी जो कि प्रेडोमिनेंटली या मेनली आपको फिजिकल सलाहियतें या एबिलिटीज अपनी मुहैया कर रही है. मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री का वो स्टाफ जो कि लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है, या वो स्टाफ जो कि मशीनें चला रहा है फ्लोर पर, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि जारी बात है आपको फिजिकल रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिजिकल अपनी सलाहियत प्रोवाइड कर रहे हैं. इसी तरह आपका एक HR या ह्यूमन रिसोर्स आपको बुनियादी तौर पे या प्रेडोमिनेंटली या मेजरली इंटेलेक्चुअल या मेंटल अपनी सलाहियतें मुहैया कर रहा होता है. जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका बहुत सारा स्टाफ ऐसा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो कि आपके लिए एडवर्टीजमेंट या इश्तिहारात बना रहा है. आपके कस्टमर्स जिन्हें आप टारगेट करना चाहते हैं, उन कस्टमर्स को ढूंढ रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनके साथ कन्वर्सेशंस कर रहा है, उन्हें परसुएट कर रहा है. उनके जो बहुत सारा आपका सेल्स का स्टाफ होता है, उसका बुनियादी काम यही होता है कि वो कस्टमर्स की नीड को समझ के उनकी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट उनको बेच पाए, इंश्योर करे कि आपकी प्रोडक्ट्स बिक जाएं. ये जाहिर बात है, इसके लिए आपको फिजिकल रिसोर्स नहीं चाहिए होता. यानी अगर मजाक अगर बात की जाए तो डेफिनेटली आपको किसी को हाथ या मुक्के या लातें दिखा के फिजिकली उसे इन्फोर्स नहीं करते कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे. डेफिनेटली आपने उसको कन्विंस करना है, आपने उसको
अपना मैसेज डिलीवर करना है, ये सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है। इसी तरह बहुत सारा आपका स्टाफ ऐसा होगा जो आपकी बुक कीपिंग कर रहा है, आपकी अकाउंट्स हैंडल कर रहा है, आपका वेबसाइट हैंडल कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी या जो भी आपका बिजनेस है उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसको हैंडल कर रहा है, वो आपकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को हैंडल कर रहा है। ये सारा वो वर्कफोर्स है, ये सारी वो ह्यूमन रिसोर्स है जो कि बुनियादी तौर पे आपको ज़हनी सलाहियतें अपनी मुहैया कर रहे हैं। थोड़ा और टॉप लेवल पे या स्ट्रेटेजिक लेवल की मैनेजमेंट पे चले जाएं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस कर रहे हैं, वो आपकी बोरोइंग या कर्जा जात कहाँ से लेने हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में कब और कैसे इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट से कब और कैसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है। ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक फैसले हैं, या किस 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 इलाके में किस इंटरनेशनल लोकेशन पे ग्रो करना है। ये तमाम वो फैसले हैं जो ज़हनी फैसले हैं, जिनका ताल्लुक आपकी इंटेलेक्चुअल या ज़हनी सलाहियतों से है। सो बहुत सारा आपका ह्यूमन रिसोर्स आपको ये मुहैया कर रहा होता है, जो ज़ाहिर बात है बिजनेस को पॉसिबल बनाने के लिए आपको चाहिए। नंबर 3 जो रिसोर्स बड़ा वाइटल आपको चाहिए वो कैपिटल है, जिसे हम सरमाया से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ाहिर बात है ये होगा तो आप जो 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 नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने बिजनेस में इंस्टॉल कर सकेंगे, मशीनरी और टेक्नोलॉजी की सूरत में। बहुत सारे जो आपको इक्विपमेंट चाहिए, बहुत सारे जो आपको फैसिलिटीज अपने बिजनेस के अंदर चाहिए, सो दैट आप अपने बेसिक ऑपरेशंस को सर अंजाम दे सकें, आप अपनी रॉ मटेरियल को इनपुट में कन्वर्ट कर सकें। ये सारी फैसिलिटीज आपको ज़ाहिर बात है आपका कैपिटल से मुहैया करता है। टेक्नोलॉजी की अगर थोड़ी सी मज़ीद बात की जाए तो ये बात हम सब के लिए अजनबी नहीं है कि बिजनेसेस आजकल टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मच सो कि शायद अब कम ही बिजनेसेस रह गए हों जो कि मिसाल के तौर पे ई बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो चुके या ई बिजनेस कर नहीं रहे। ई बिजनेस का मतलब ये है कि आप इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, या फिर आप इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने सप्लायर्स तक पहुंच रहे हैं। ये ई बिजनेस सादा अल्फाज में कहलाता है। ये आप जानते हैं कि अब बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि ई बिजनेसेस या ई बिजनेस सर्विसेज अपनी ऑफर कर रहे हैं, या वो कम्प्लीटली ई बिजनेसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप Daraz.pk की बात करें, नाम सुना होगा, Amazon.com की बात करें, नाम सुना होगा, ये तमाम ऐसे बिजनेसेस हैं या ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कम्प्लीटली इंटरनेट पर ऑपरेट हो रहे हैं। ये इंटरनेट पर दूसरे तमाम बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि वो आए अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्ट करें या सामने रखें, और मेरे और आप जैसे बहुत सारे लोग फिर इन वेबसाइट्स पर जाके उन मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस की प्रोडक्ट्स में से चंद एक प्रोडक्ट्स अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। ऐसे बिजनेसेस जो हैं अमेजॉन और दराज की तरह या ईबे की तरह या अली एक्सप्रेस की तरह, ये उन सेल्स पर अपना कमीशन लेकर और बहुत सारा इश्तिहाराती या एडवर्टीजमेंट से अपनी इनकम को या रेवेन्यू को जनरेट कर पाके कमाते हैं। इसी तरह अगर कुछ और मुख्तलिफ ई बिजनेस की बात की जाए तो आप गूगल की मिसाल ले लें, आप याहू की मिसाल ले लें। ये वो वेल नोन बिजनेसेस हैं और अब तो खैर ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो कि जिनकी एक या दो मशहूर सर्विसेज आपको ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करना है या सर्च इंजन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। ये भी बहुत सारा इनकम अपना एडवर्टाइजिंग से जनरेट करते हैं। टेक्नोलॉजी कैसे कैपिटल में अब की सूरत में हमारे पास एग्जिस्ट करती है, जिसे अगर बहुत कम रिसोर्सेज लगने कम रिसोर्सेज रखने वाली शख्सियत भी अगर ठीक तरीके से डिप्लॉय करे तो इंटरनेट के जरिए हम बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। खैर, हम अब वापस आते हैं की रिसोर्सेज की बहस पर, और जो चौथा और आखिरी की रिसोर्स है किसी भी बिजनेस को चाहिए होता है वो एक सलाहियत है, और उस सलाहियत को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आपकी वो सलाहियत है जिसके जरिए आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं मार्केट में वो ऐसी जरूरत जिसे अभी तक कोई पूरा नहीं कर रहा,
और उस जरूरत के लिए आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को अगर आप बिजनेस की सूरत में मार्केट में ऑफर करते हैं और उस बिजनेस को फिर आप चलाते हैं, तो हम कहेंगे कि आपकी जो ये सलाहियत है ये एंटरप्रेन्योरशिप है। और जैसा कि साफ जाहिर है, जाहिर बात है, अगर आपके पास ये सलाहियत नहीं है तो आप कामयाब कारोबार नहीं कर सकते, इसके चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि इसका बरक्स ही केस देख लीजिए कि अगर आप में ये सलाहियत नहीं है कि आप मार्केट में एक ऐसी जरूरत को आइडेंटिफाई कर सकें जिस जरूरत को अभी तक कोई फुलफिल नहीं कर रहा, और इसके बरक्स आप अपना सारा सरमाया एक ऐसे कारोबार में झोंक देते हैं जो कि एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर रहा है जो प्रोडक्ट पहले से बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे हैं, कस्टमर के पास पहले ही बहुत सारी ऑप्शन है खरीदने के लिए, तो आपके पास क्यों आएगा? तो ये फितरी सी बात है कि आप ऐसे ही बिजनेस के पास जाते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जिस बिजनेस के बारे में आपको ये पता होता है कि वो बिजनेस आपको ऐसी प्रोडक्ट दे रहा है जो दूसरे नहीं दे रहे, या अगर दूसरे दे भी रहे हैं तो वो बिजनेस आपको उनसे बेहतर प्रोडक्ट दे रहा है। और ऐसे बिजनेसेस को क्रिएट करने की सलाहियत, जारी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है, जो बिजनेसेस यूनिक आइडियाज और प्रोडक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। तो चारों मिला के ये सलाहियतें, सॉरी ये वो रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से, एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम उल्टा शुरू करें, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो कि वाइटल हैं किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, किसी भी बिजनेस ऑपरेशन को पॉसिबल बनाने के लिए, ऐसा अल्फाज है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। अब हम मूव करते हैं क्विकली अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ, और हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव इस लेसन का ये है कि हमने देखना है कि एक बिजनेस के क्या की स्टेक होल्डर्स होते हैं। नाउ स्टेक होल्डर्स उन तमाम इंडिविजुअल या ग्रुप्स को कहते हैं जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि बिजनेस में कोई ना कोई इंटरेस्ट रखते हैं, या दूसरे एंगल से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जो कि बिजनेस को कुछ फायदा डिलीवर कर रहे हैं और बिजनेस से कुछ फायदा एक्सपेक्ट करते हैं या लेते हैं ना। ये बुनियादी तौर पर 5 किस्म के होते हैं और कोई मुश्किल नहीं है इन्हें इमेजिन करना, यू ऑलरेडी नो दैट, आई एम श्योर। नंबर 1, आपका ओनर या बिजनेस का, सॉरी आपका नहीं, बिजनेस का जो ओनर है वो एक की स्टेक होल्डर है। नंबर 2, बिजनेस के क्रेडिटर्स जो हैं वो की स्टेक होल्डर्स हैं। देन कस्टमर्स, सप्लायर्स, और अल्टीमेटली जो कस्टमर जो किसी भी बिजनेस के एम्प्लॉइज हैं या वर्कफोर्स हैं, वो एक बिजनेस का की स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो वन बाय वन इन्हें देखते हैं। नंबर 1, लेट्स फाइंड आउट अ बिट अबाउट हु आर ओनर्स ऑफ अ बिजनेस। वेल डेफिनेटली वो एंटरप्रेन्योर्स, वो तमाम शख्सियात जो बिजनेस को खुद से जनरेट कर, खुद से डेवलप करती हैं और उसे अपने सरमाए से इस्टेब्लिश करती हैं, ये तमाम जारी बात है बिजनेस के ओनर्स होते हैं। नाउ बिजनेस ओनर्स सोल ओनर्स भी हो सकते हैं, और यानी कि अकेला किसी बिजनेस का कारोबार भी का मालिक भी हो सकता है कोई शख्स, और जारी बात है किसी बिजनेस के मल्टीपल ओनर्स भी हो सकते हैं, जिसे आप को ओनरशिप भी कह सकते हैं, या आप बिजनेस के मुख्तलिफ पार्टनर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। और तीसरा फॉर्मेट ये है कि बहुत सारे ओनर्स आपके बिजनेस के ऐसे भी होते हैं जो कि आपके बिजनेस में बिजनेस के शेयर खरीद के या स्टॉक्स खरीद के ओनर बनते हैं। तीनों फॉर्म्स को देख लेते हैं। जारी बात है बहुत सारे केसेस में ये रुझान, अगर पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में भी बात की जाए तो देखा गया है कि लोग सोल ओनरशिप के मॉडल को ज्यादा पसंद करते हैं, यानी वो कोशिश करते हैं कि बिजनेस को अकेले ही ओन किया जाए, तमाम के तमाम ऑपरेशंस का इख्तियार और डिसीजन मेकिंग सलाहियत, जो डिसीजन मेकिंग की पावर्स हैं या फैसले करने की जो ताकत है वो सिर्फ अपने पास रखी जाए। जारी बात है तमाम का तमाम मुनाफा जो है वो खुद ही समेटा जाए। लेकिन यहाँ पर मैं जरूर बताना चलूँ कि को ओनरशिप गो के बाजू का कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में कुछ केसेस में हमारे सामने आती है, लेकिन मेजरली देखा जाए तो बहुत सारे को ओनरशिप बिजनेसेस के या पार्टनरशिप बिजनेसेस के फवायद भी। नंबर 1, एक तो ये कि आपके पास पॉकेट्स बहुत ज्यादा होती हैं, यानी बिजनेस को अगर सरमाया चाहिए स्टार्टअप में शुरू में, या फिर बिजनेस को चलाने के लिए सरमाया चाहिए, तो सोल ओनर के पास एक ही जेब है, बट आपकी एक्सटेंट या डेप्थ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ जाती है अगर आप 2, 3, 4 या ज्यादा पार्टनर्स हैं किसी बिजनेस में। एक ये, और नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
पार्टनरशिप बिजनेसेस को जो एडवांटेज हासिल है वो इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिव डेप्थ, यानी कि जाहिर बात है जब एक बिजनेस के लिए एक जहन सोच रहा होता है, आइडियाज का लेवल यहाँ होता है, और अगर उसी बिजनेस के लिए ज्यादा लोग सोच रहे हैं तो जाहिर बात है उस बिजनेस को में जो आइडिया जनरेशन की जो कैपेसिटी वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। सो एनीवेज ये एक फॉर्मेट हो सकता है। और नंबर 3, बाज़ औक़ात जो ओनर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं सो दैट वहाँ से और वहाँ पर कुछ शेयर्स, कुछ परसेंटेज अपने बिजनेस की जो ओनरशिप की या शेयर्स की है वो फ्लोट करते हैं, सो दैट जो जनरल पब्लिक है वो आपकी शेयर्स खरीद के आपको इन्वेस्टमेंट मुहैया करे जिससे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लें। शेयर होल्डर्स या पब्लिक बहुत सारे जो होती है वो स्टॉक्स इसलिए कंपनियों की खरीदती है ताकि वो जारी बात है अगर किसी कंपनी की ओनर बन जाएगी शेयर्स लेकर तो उसे उस बिजनेस ऑपरेशन से मुनाफा मिलता रहेगा। और नंबर 2 जारी बात है शेयर इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि कुछ अर्सा शेयर रख के अगर कल को कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो स्टॉक मार्केट में उन शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है तो उन शेयर्स को बेच के शेयर होल्डर्स अपना मुनाफा ले लेते हैं। कोई भी सूरत हो ओनर की, जाहिर बात है ये कोई भी ओनर एक फंडामेंटल या बुनियादी स्टेक होल्डर है किसी भी बिजनेस का। उसने अपना सरमाया इस बिजनेस में लगाया हुआ है और सबसे बड़ा इंटरेस्ट जाहिर बात है वो इस बिजनेस से उसका जुड़ा हुआ होता है मुनाफे की एक्सपेक्टेशन की सूरत में। सो डेफिनेटली अगर अगर आपने सरमाया जनरेट किया हुआ है शेयर होल्डर से तो ये बात जहन में रखिए कि शेयर होल्डर्स अगर आपके बिजनेस में मुनाफा इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं ये इंश्योर करने के लिए कि आप ट्रांसपेरेंट हैं अपने ऑपरेशंस में, यानी कि आप शफाफियत से अपने बिजनेस ऑपरेशंस चला रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि उनका सरमाया सही जगह पर लगे और जाहिर बात है उनका सरमाया ज़ाया ना हो। और ये इंश्योर करने के लिए जाहिर बात है एक बहुत बड़ा जरिया जो कि कॉमनली जिसका नाम आपने सुना होगा वो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं। कंपनी हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट जनरेट करती है स्पेशली अपने शेयर होल्डर्स के लिए ताकि तमाम साल के जो मेजर इवेंट्स हैं और मेजर फाइनेंशियल हैपनिंग्स हैं उसके बारे में अपने शेयर होल्डर्स को आगाही दी जा सके। खैर एनीवेज, दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है जाहिर बात है वो किसी भी कंपनी को कर्ज देने वाले लोग हैं जिन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। अब ये क्रेडिटर्स आपके रिश्तेदार, इंडिविजुअल्स, कोई आपके आसपास के भी हो सकते हैं और जाहिर बात है ये क्रेडिटर्स कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की सूरत में भी हो सकता है। ये ध्यान में रखिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, जो कि कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि आपको मिसाल के तौर पे हबीब बैंक या फिर एमसीबी या एबीएल जितने भी बड़े निज़ाम नाम हैं उनके सूरत में आपको मार्केट में नजर आते हैं जो कि कर्जाजात ऑफर करते हैं बिजनेसेस को जब उन्हें सरमाए की जरूरत होती है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या बिजनेस के ऑपरेशंस को सहारा देने के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स होते हैं जो कि छोटे पैमाने पर छोटे कारोबारों को कर्जाजात देती है जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते और उन्हें कर्जों की जरूरत होती है तो छोटे पैमाने पर उन्हें कर्जाजात चंद हजार से लेकर चंद लाख तक प्रोवाइड करने। कोई भी सूरत हो आपके बिजनेस को कर्ज देने वाले लोग जारी बात है आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि उन्होंने आपको सरमाया दिया है तो ताकि जारी बात है कुछ रिटर्न के साथ, कुछ इंटरेस्ट के साथ आपके बिजनेस में सरमाया जो इन्वेस्ट किया गया है वो वापस हासिल किया जा सके। थर्ड, अपने स्टेक होल्डर की तरफ आते हैं वो लोग जो कि आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। वो जारी बात है आपके सप्लायर्स हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं अपने बिजनेस को की फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो जाहिर बात है कोई फर्नीचर का बिजनेस है तो वो जिससे वुड खरीद रहा है या वो जिससे पॉलिश या पेंट खरीद रहा है वो तमाम जो है वो इस पर्टिकुलर बिजनेस के सप्लायर्स या वेंडर्स हैं। और ये जाहिर बात है आपके बिजनेस में इंटरेस्ट इसलिए रखते हैं बिकॉज वो आपको माल देते हैं तो इन रिटर्न आपसे पैसे की तवक्को रखते हैं कि आप टाइम पर उनको पैसा दें। इसके साथ साथ जाहिर बात है आपके लिए भी वो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपका भी उनमें इंटरेस्ट है, आप भी उनसे मुस्तफीद इसलिए होते हैं बिकॉज अगर कल को वो अपना सप्लायर रोक लें या उसकी क्वालिटी ऊपर नीचे कर दें या उसकी प्राइस ऊपर नीचे कर दें तो जाहिर बात है आपके बिजनेस ऑपरेशंस पे इफेक्ट होंगे। तो अगेन ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 4, आपका एक बड़ा की स्टेक होल्डर आपका अपना एम्प्लॉय है, आपकी वर्क फोर्स है जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आपका बड़ा की रिसोर्स भी है और जाहिर बात है इसलिए है बिकॉज वो
ऐसा एक सेगमेंट है जो आपके बिजनेस को बहुत सारी इंटेलेक्चुअल सर्विसेज दे रहा है या बहुत सारी फिजिकल सर्विसेज दे रहा है, और इन रिटर्न आपसे तवक्को करता है कि आप एज अ बिजनेस उनकी इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, उनको टाइम पे पेज देंगे, उनको डेवलपमेंट के मौके देंगे, उनको सीखने के मौके देंगे, और उनको जॉब सिक्योरिटी देंगे किसी हद तक, जितनी हद तक दी जा सकती है, और उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। वो वर्कफोर्स जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो बिजनेस में अच्छा काम नहीं करेगी, बिजनेस में अच्छा काम नहीं करेगी तो अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा तो जाहिर बात है आपका बिजनेस ठीक तरीके से चल नहीं पाएगा। इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, आप के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और यही बात है बिजनेस इनमें इंटरेस्ट रखता है। फाइनल, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन। फाइनली जो आपका स्टेक होल्डर है वो किंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आपका कस्टमर है। ये सारा ऑपरेशन, ये सारी एक्टिविटी की ही उसी के लिए जा रही है, सो दैट उसकी जरूरत को प्रोडक्ट की सूरत में फुलफिल किया जा सके, प्रोडक्ट के जरिए फुलफिल किया जा सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर सेटिस्फाइड, बिकॉज दे आर द वन हु आर पेइंग यू, दे आर द वन जो कि आपको प्राइस दे रहे हैं, दे आर द वन अगर वो आपके पास रह जाते हैं या वो आपके पास रहते हैं तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट करने का जवाब रख पाएगा। वही लास्ट लेक्चर में ट्रांजैक्शन वाली बात है कि अगर आप कस्टमर्स को प्रॉपर ट्रांजैक्शन ऑफर नहीं कर पाते, यानी बेनिफिट्स का प्रॉपर तबादला नहीं हो पाता इन दोनों पार्टी के दरमियान, तो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं। So, in short, all these stakeholders are important. ये तमाम stakeholders important है because कुछ इसमें से ऐसे हैं जो कि बिजनेस के मालिक हैं, बिजनेस में सरमाया इन्वेस्ट किए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आपको कर्जे दिए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि जारी बात है आपको आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसके बगैर प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती, और जारी बात है कुछ ऐसे हैं जो कि आपको की वो स्किल दे रहे हैं, हुनर दे रहे हैं जिससे आप अपने ऑपरेशन को पॉसिबल बना पाते हैं। और अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेक होल्डर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जो आपकी बिजनेस की फाइनल आउटपुट, आपकी प्रोडक्ट को खरीदता है और उसके लिए पैसे आपको देता है। That's it for today. Until next lecture.